कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास की बात की गई, प्रेमचंद युगीन उपन्यास की बात की गई और आज प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास की बात की गई। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास में भी नारी चित्रण कराया गया था, प्रेमचंद युगीन उपन्यास में भी नारी चित्रण कराया गया था और आज प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास में नारी चित्रण कराया जा रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास तक जो भी वीडियो पब्लिक किया जाए वो ज़रूर पहुँचे। हमारा नया बैच यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता का नया बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। 5 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है, कक्षाएं लगातार चल रही हैं। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासों में नारी का चित्रांकन। देखिए, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो उपन्यास हैं और उपन्यास में नारी पात्र से सुमेलित जोड़े पूछे जाते हैं, वो आपका जो प्रश्न आता है उसे आप सही कर लेंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो से एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर बन जाता है कि आखिर प्रेमचंदोत्तर युगीन जो उपन्यास लिखे गए उसमें उस समाज यानी उस वर्तमान समाज में जो नारी की स्थिति थी वो क्या थी और उपन्यासकारों ने किस तरीके से अपने उपन्यासों में वर्तमान समाज के नारी को चित्रित किया है। क्योंकि आपको पता है किसी भी साहित्य को समझने के लिए, किसी भी युगीन साहित्य को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ की तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को समझना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी साहित्य किसी भी देश की जनता की चित्तवृत्तियों पर आधारित होता है, चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये उनका कथन आप लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में नारी चित्रण। इससे पहले आपको बता दें कि प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों ने नारी का चित्रांकन आदर्श और यथार्थ की समन्वित भावभूमि पर किया था, परंतु प्रेमचंदोत्तर काल समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहा था। दूसरे विश्व युद्ध से इस विचारधारा को पुष्ट किया, जिसके फलस्वरूप भारत में साम्यवादी दल मजबूत होता गया और उसका प्रभाव साहित्य पर भी गहरा पड़ा। नवीन परिस्थितियों ने नवीन समस्याओं को जन्म दिया और उनका चित्रण उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में किया है। इस समय के जो उपन्यासकार हैं, आप जानते हैं यशपाल का नाम आपने सुना है। आज के वीडियो में जो प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास कराया गया 3 भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों भाग जो आपको मिले, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो आपको मिला। उसमें मैंने यशपाल की बात की है, जैनेन्द्र की बात की है, अज्ञेय की बात की है। ये सब प्रेमचंदोत्तर युग के बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों ने स्त्री के बाह्य संघर्ष को ही महत्व दिया था, लेकिन इस युग के उपन्यासकारों ने स्त्री के आंतरिक संघर्ष पर भी गौर किया है। आखिर ऐसा क्या है कि प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों ने स्त्री के आंतरिक संघर्ष पर जोर दिया, आंतरिक संघर्ष पर गौर किया? उसका कारण यह था कि प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश उपन्यासकार, जैसे यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञेय जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ये फ्रायड, मार्क्स, युंग और एडलर से प्रभावित होकर नारी के अंतर्मन में जो गुत्थियां समाई हुई थीं उन गुत्थियों का खोलने का प्रयास किया। और यही कारण है कि इस युग के उपन्यासकारों ने यौन संबंधी समस्या, स्वच्छंद प्रेम की समस्या, पूर्वाकर्षण ग्रंथि से उत्पन्न समस्या, संबंध विच्छेद की समस्या, प्रेम और अंतर्जातीय विवाह की समस्या, विधवा जीवन की समस्या, वेश्याओं की समस्या को नई दृष्टिकोण से देखने और उसके समाधान करने का प्रयास किया है। तो चलिए एक एक यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने नारी की समस्या को चित्रित किया है। क्योंकि इस युग के
उपन्यासकार आप देख रहे हैं, बहुत सारे उपन्यासकार हैं जो फ्रायड, मार्क्स, इंग और एडलर के से प्रभावित हैं। नारी के दाम्पत्य जीवन की त्रासदी, असफलता और विषमता का यथार्थ चित्रण अपने उपन्यासों में आप देखेंगे उपन्यासकारों ने किया है। जैसे जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र है। इसकी पात्र मृणाल को आप देखेंगे। संस्मरण सर्वदानंद वर्मा जी का उपन्यास है संस्मरण, इसमें चित्रा को देख लीजिए। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है अचल मेरा कोई, इसमें कुंती को देख लीजिए। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है चढ़ती धूप, इसमें ममता को देखिए। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है शोले, शोले में सोमी को देखिए। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता, इसमें सुधा को देखिए। शिवचंद वर्मा का लिखा उपन्यास है नया आदमी, नया आदमी में रेवा को देखिए। अज्ञे का शेखर एक जीवनी में शशि को देखिए। ये जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी यहाँ पर नारियों का नाम मैंने उपन्यासों में आप लोगों को बताया है, इन सभी नारियों का दाम्पत्य जीवन नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में नारी को असहाय यातनाओं से गुजरना पड़ता है। इस युग के उपन्यासकारों का इस प्रकार के उपन्यास लिखने का विशेष तौर पर यह अभिप्राय था कि प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके तैयार होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पात्र वाले पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए, आप देखें बहुत सारे पात्र आपको याद हो जाएंगे। कौन से उपन्यास किसके सुमेलित करने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ से आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। क्योंकि इससे पहले प्रेमचंद पूर्व युगीन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास कराई, उस क्लास में आप लोगों ने देखा कि ये सारे उपन्यासों की बात की गई है, इनके विषय वस्तु प्रकाशन की बात की गई है। अब यहाँ से फिर से आपके सामने वही उपन्यास हैं, तो उससे ये होगा कि उपन्यास आपके रट जाएंगे। इसमें जो पात्र हैं वो पात्र कुछ ऐसे पात्र हैं जो आपको रट जाएंगे। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। अंत तक वीडियो को देखते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। अब प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासकारों ने देखते हैं तो पुराने परंपरावादी नैतिकता के मानदंडों को तोड़कर नई नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास किया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है पिपासा। पिपासा में शकुंतला की अगर बात की जाए तो शकुंतला अपने पति के मित्र के प्रति आकर्षित होकर एक दिन क्षणिक आवेश में आकर कमल नयन के प्रति समर्पण कर बैठती है। वह इस क्षणिक आवेश को अपना पतन नहीं मानती है, वह भी पुरुषों के समान नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की मांग करती है। वहीं रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास जो चढ़ती धूप है, उसमें ममता की अगर बात की जाए तो ममता भी विवाह के बाद मोहन से प्रेम कर लेती है और अपने इस अनन्य प्रेम को पाप नहीं समझती है। जैनेन्द्र कुमार का जो उपन्यास है त्यागपत्र, उसमें मृणाल के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि स्त्री की पवित्रता उसके बाहरी जीवन से नहीं बल्कि उसके आंतरिक भावनाओं से लगनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मृणाल को, जो कोयले वाले के पास निष्कृष्ट समाज में रहती है, उसकी आत्मा को पवित्र माना है। यशपाल जी ने जो दादा कामरेड लिखा है, दादा कामरेड में जो शैल है, शैल हरीश से गर्भवती हो जाती है, जो कि प्रचलित समाज द्वारा बनाए हुए रीति रिवाजों के अनुकूल नहीं है। लेकिन शैल किसी भी बात की परवाह नहीं करती है। वो साफ साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह देती है कि स्त्री होने के नाते मेरा जो प्राकृतिक अधिकार है उससे कुछ अधिक मैंने नहीं लिया है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बनी रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो कथन दिया गया, आप देखें दादा कामरेड उपन्यास में शैल का जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसलिए मैंने यहाँ कथन को भी शामिल कर लिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले विवाह को नारी जीवन का चरम उद्देश्य मानकर प्रेम की समस्या का अंत विवाह में किया जाता था। लेकिन आज की नारी विवाह को केवल एक सामाजिक गठबंधन के रूप में देखती हैं। कहीं कहीं तो उसके प्रति विद्रोह की भावना भी दिखाई देती है।
यशपाल ने ही जो उपन्यास लिखा है दिव्या उपन्यास, यशपाल जी ने ही जो दिव्या उपन्यास लिखा है, उस दिव्या उपन्यास में, दिव्या उपन्यास की एक पात्र है सीरो। सीरो अपने पति को साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी कृत दासी नहीं हूँ। कृत मतलब खरीदी गई। मैं तुम्हारी कृत दासी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिंजरे में बंद सारिका नहीं हूँ। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मेरे लिए विस्तृत जन समाज है। यहाँ पर भी सीरो का भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दिव्या उपन्यास का। तो इस प्रकार प्रगतिशील उपन्यासकार नारी स्वाधीनता के पक्षपाती हैं। वो विवाह संस्था की अनिवार्यता को नहीं मानते हैं, वह स्त्री पुरुष के स्वच्छंद संबंधों का समर्थन करते हैं। समाज की अनेक परंपरागत मान्यताओं और आदर्शों से नारी को मुक्त करने का पर्याप्त प्रयास किया गया है इन उपन्यासकारों के द्वारा। अब इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में अगर हम देखें तो इस युग के उपन्यासकारों का ये मानना है कि अगर किसी कारणवश वैवाहिक जीवन की विसंगतियों का अंत नहीं होता है तो पति पत्नी को घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि वो तलाक द्वारा संबंध विच्छेद कर ले। युगीन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में ऐसी नारी पात्रों का चित्रण किया है जो तलाक का समर्थन करती हैं। जैसे रामेश्वर शुक्ल अंचल का जो उपन्यास है चढ़ती धूप, चढ़ती धूप की उपन्यास की जो पात्र हैं तारा कहती हैं, ये तारा का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि एक पुरुष को लेकर वो जीवन बिताने के लिए बाध्य न की जाए। विशेष कारणों और विशेष स्थितियों में वो उससे संबंध विच्छेद भी कर सकें। वहीं धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता में पंपी को देखिए। पंपी पात्र है गुनाहों की देवता में। ये पंपी पति को तलाक देकर अपने भाई के साथ सुखपूर्वक रहती है। अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी में देखिए शशि को। शशि अपने पति रामेश्वर के अत्याचारों का प्रतिरोध करती है और उससे संबंध विच्छेद भी कर लेती है। अज्ञे जी ने बताया है कि उसे इस संबंध विच्छेद का दुख नहीं है, क्योंकि यह यथार्थ सत्य है कि इस अपमानजनक निराशा से परिपूर्ण और असंतुष्ट दाम्पत्य जीवन बिताने से तो अच्छा है अकेले आनंददायक जीवन बिताना। स्त्री इस बात को समझ गई है। इस प्रकार इस युग के उपन्यासकारों ने भारतीय नारी को असंतोष भरे वैवाहिक जीवन से मुक्ति का प्रयास किया है। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर उपन्यासकारों ने नारी मन की कुंठाओं और दमित वासनाओं को उद्घाटन एवं आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया, जिस कारण इस काल का नारी चित्रण एक नए यथार्थ पर स्थापित हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के फलस्वरूप एक नैतिक मूल्यों और नए धरातलों की स्थापना द्वारा नारी की वैयक्तिकता अस्तित्वता का महत्व बहुत बढ़ गया है। युगों से उपेक्षित नारी मन को समझने की चेष्टा की गई है। उपन्यासकारों का मत है कि प्रेम और काम भाव से उत्पन्न मानसिक कुंठाएं एक समस्या का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप नारी का जीवन नर्क बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अज्ञे का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसमें शशि को देखिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है दो बहनें, जिसमें लता को देखिए। रांगे राघव का उपन्यास जो पहला उपन्यास है रांगे राघव जी का घरौंदे, इसमें लीला को देखिए। ये सब नारियां इस बात को सिद्ध करती हैं। यशपाल प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। वह समाज के बंधनों को स्वीकार नहीं करते, वह ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें स्त्री पुरुष स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करें और उन पर कोई बंधन ना रहे। यशपाल का मानना है कि काम तृप्ति को मानव के स्वस्थ जीवन के संदर्भ में रखा जाए। वह समाज के काम तृप्ति के दमन को अयोग्य बताकर यौन स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और इसे प्रकृति की प्रबल देन के रूप में स्वीकार भी करते हैं। इसलिए उनके उपन्यासों की सभी स्त्री पात्र उन्मुक्त यौन संबंधों को हे नहीं मानती हैं। जैसे
उनका उपन्यास दादा कामरेड देख लीजिए। दादा कामरेड में जो शैला है, शैला हरीश की इच्छा के अनुसार निर्वस्त्र होने में कोई आपत्ति या अनैतिकता नहीं समझती है। यशपाल जी का जो दूसरा उपन्यास है क्यों फंसे उपन्यास में जो यह फेना लिख गया है, इसको सही कर लीजिएगा, हेना है। क्यों फंसे उपन्यास में आप हेना को देखिए। हेना और भास्कर के यौन संबंध को अनुचित नहीं माना है। तेरी मेरी उसकी बात में माया को देखिए। माया विवाहित होते हुए भी केवल यौन संतोष के लिए पाठक से संबंध रखती है। तो यशपाल की शैलबाला शायद इस श्रृंखला की सबसे अधिक विशेष कड़ी है। वह उच्च श्रृंखल और स्वच्छंद यौन संबंधों की हामी भरती है। इस प्रकार ये सभी नारियां, जितनी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितना मैंने आपको यहाँ लिखाया, ये सारी चीज़ें बताई, सभी की सभी नारियां पुरुष सत्ता को चुनौती देती हैं और स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन करती हैं। इसीलिए पुरुष लेखकों के द्वारा ऐसे स्त्री पात्रों की रचना करना स्त्रीवादी पुरुष विमर्श का अत्यंत प्रगतिशील रूप यहाँ पर दिखाई देता है। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों ने प्रेम को जीवन का सहायक साधन माना है। वह निश्चल प्रेम को नैतिक अनैतिक के संबंधों से मुक्त करते दिखाई देते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था में नारी के लिए इच्छानुसार प्रेम करना भी अपराध और पाप समझा जाता है। उपन्यासकारों ने इस परंपरा का विरोध किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसे नारी पात्रों का चित्रांकन किया है जो प्रेम और अंतरजातीय विवाह का समर्थन करती हैं। जैसे यशपाल जी ने जो उपन्यास लिखा उर्मिला, झूठा सच में उर्मिला पात्र को अगर देखें तो उर्मिला अपनी इच्छा के अनुसार डॉक्टर मोंगिया से प्रेम करती है और विवाह का निर्णय लेती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो राजपूत कन्या की आरती को देखिए, मुसलमान युवक से विवाह करना चाहती है। श्री कृष्णदास ने जो लिखा है अग्निपथ उपन्यास, इस अग्निपथ उपन्यास में जो लुई नामक पात्र है, एक ईसाई युवती है लुई। ये हिंदू युवक से प्रेम करती है और विवाह करना चाहती है। यशपाल ने जो दिव्या लिखा है, दिव्या में भी अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। दिव्या का जो विवाह पृथुसेन से न होने पर उसे कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस प्रकार के उपन्यास लिखकर उपन्यासकारों ने प्रेम और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया है। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों ने विधवा समस्या को भी उठाया है। विधवा जीवन का यथार्थ चित्रण कर उसके जीवन में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह के अनिवार्यता पर भी जोर दिया है। इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में ऐसे विधवा पात्रों का चित्रांकन किया है जो स्वयं पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए विवाह का समर्थन करती हैं। जैसे रांगे राघव का जो पहला उपन्यास घरौंदा है, उसमें लवंग लता जो हैं लवंग पुनर्विवाह को उचित मानती हैं। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में जो उर्मिला है, उर्मिला भी पुनर्विवाह करती है, विधवा होती है, विधवा होने के बाद में विवाह करती हैं। मनुष्य के रूप उपन्यास में सोमा को देखिए। सोमा विधवा हो जाने पर समाज और परिवार के अत्याचारों से पीड़ित होकर घन सिंह के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। देशद्रोही उपन्यास में आप देखें राज अपने पति कैप्टन डॉक्टर भगवान दास खन्ना की मृत्यु के बाद बद्री बाबू से सहानुभूति पाकर स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और उसके साथ फिर पुनर्विवाह कर लेती है। नागार्जुन जी ने जो लिखा है रतिनाथ की चाची में विधवा नारी की व्यवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से विधवा नारी की समाज द्वारा प्रताड़ित अवस्था पर भी समाज का ध्यान आकर्षित कर साधना स्वरूप विधवा विवाह का समर्थन किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने जो लिखा है चढ़ती धूप, उस चढ़ती धूप उपन्यास में विधवा पुनर्विवाह का जोरदार समर्थन अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से किया है कि विधवा कहकर उसे जीवन भर के लिए निष्प्रयोजन
अनुर्वर और वांझ न बना दिया जाए। अपनी दुर्दमनीय सृजन शक्ति को वासना के अंगारों पर सेक सेक कर झुलसाते रहने के लिए उसे बाध्य न किया जाए। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरणों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस युग के अधिकांश उपन्यासकारों ने विधवा के पुनर्विवाह को उचित माना है और अपने उपन्यासों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने का भी काम किया है, मान्यता दिलाने का भी प्रयास किया है। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों ने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया है, जोरदार समर्थन किया है। अपने उपन्यासों में ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षित नारी स्वावलंबनी होकर अपने निर्णय लेने में समर्थ होती है, अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का साहस उसमें आ जाता है जब वो शिक्षित हो जाती है, और शिक्षित होने पर वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकने में भी समर्थ होती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की बात करें तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का एक उपन्यास है नई इमारत। नई इमारत में आरती अपनी शिक्षा के बल पर ही अपने पिता का विरोध करती। अगर वो शिक्षित ना होती आरती तो अपने पिता का विरोध कैसे करती, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह करना चाहते हैं आरती का। वहीं चढ़ती धूप रामेश्वर शुक्ल अंचल ने जो लिखा उसमें ममता को देखिए, ममता भी शिक्षा के महत्व को समझती है। धर्मवीर भारती ने जो गुनाहों का देवता लिखा उसमें सुधा को देख लीजिए, सुधा भी अनचाहे विवाह का विरोध करती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अभी गुनाहों के देवता में ममता को आप बता रहे थे, फिर सुधा आ गई। एक पात्र नहीं होते हैं किसी उपन्यास में, कोई एक पात्र नहीं है, बहुत सारे पात्र होते हैं और उन पात्रों के माध्यम से अलग अलग जो सामाजिक स्थितियाँ हैं उनका वर्णन, उनका चित्रांकन किया गया है। तो गुनाहों के देवता में जो सुधा नामक पात्र है, उस पात्र की बात करें तो उस सुधा के माध्यम से अनचाहे विवाह का विरोध किया गया। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। वहीं यशपाल ने अपने कई उपन्यासों में उच्च शिक्षा प्राप्त नारी का चित्रण किया है, जैसे दादा कामरेड में सैल को देख लीजिए, एमए में पढ़ती है। पार्टी कामरेड में गीता को देख लीजिए जो एक रिसर्च स्कॉलर है। मनुष्य के रूप की मनोरमा को देख लीजिए, एमए में अध्ययन वो भी कर रही है। रांगे राघव के घरौंदे में लवंग है, इंदिरा है, रानी है, ये सब देखिए कॉलेज जीवन का इसमें चित्रण है, ये सब पढ़ती हैं। तो इस प्रकार इस युग के सभी उपन्यासों में शिक्षित और उच्च शिक्षित नारी का चित्रण हुआ है। इन उपन्यासकारों ने इस ओर भी दृष्टिपात किया कि नारी की शिक्षा उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकारों ने वेश्या को न तो पतिता और दुष्टा के रूप में देखा है और न ही एक वेश्या के रूप में उन्होंने वेश्याओं को भी अन्य नारियों की तरह ही नारी युक्त गुणों और भावनाओं से परिपूर्ण समझा है। जिन कुप्रथाओं की परिणति स्त्री को वेश्या व्यवसाय स्वीकार करने में मजबूर करती है, उन कारणों का विश्लेषण प्रेमचंद युग में भी किया गया है। लेकिन इस काल के उपन्यासकार उसके अंतरंग में झांककर उसकी वेदना, उसके अरमानों, उसकी इच्छा आकांक्षाओं को अपने उपन्यास में व्यक्त करने की कोशिश की है। जैसे रांगे राघव का जो घरौंदा उपन्यास है, उस घरौंदे उपन्यास में नंदिनी पात्र की अगर बात की जाए तो नंदिनी क्या है? नंदिनी यहाँ पर इस जो पात्र है वो वेश्या है। वेश्या नंदिनी समाज पर तीव्र व्यंग और आक्रोश व्यक्त करते हुए घरौंदे उपन्यास के एक पात्र हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर से कहती है कि बरसात में गंदी नालियों में बहते पानी को एक गड्ढे में जमा करना जरूरी हो जाता है। आप गौर से सुनिएगा नंदिनी का कथन, किस तरीके से उसने व्यंग किया है। बरसात में गंदी नालियों में बहते पानी को एक गड्ढे में जमा करना जरूरी हो जाता है, वैसे ही तुमने मुझे बना रखा है। तुमने मच्छरों की भन भन सुनकर कदम दूर ही दूर रखा। कमलेश्वर, तुम आजकल के पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी मुझे नहीं उबार सकते? बोलो, जो तुम दोगे वही खाऊंगी।
जो दोगे वही पहनूंगी, मगर यह नरक मुझे जीवित में ही मुर्दा किए हुए है, मुझे इससे बाहर ले चलो। तो इस समय के उपन्यासकारों ने वेश्यावृत्ति में लिप्त नारियों के अंतरंग में झांक कर उसकी वेदना, अरमान, इच्छा और आकांक्षाओं को अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। यहाँ पर नंदिनी के अरमान को देखिए, उसकी वेदना को देखिए, उसकी इच्छा को देखिए, उसकी क्या आकांक्षा है उसे देखिए, किस तरीके से कमलेश्वर को कह रही है और कमलेश्वर से कह रही है किस यह नरक मुझे जीवित में ही मुर्दा किए हुए है, मुझे इससे बाहर ले चलो। वेश्याओं में पत्नित्व की भूख कितनी प्रबल होती है, इसका उदाहरण अगर मनमथनाथ गुप्त के उपन्यास अवसान की बात की जाए तो उसमें मुनिया पात्र द्वारा उन्होंने दिखाया है। परिस्थितिवश विवाहिता मुनिया को वेश्या बनना पड़ता है, लेकिन जब उसका पति बलखंडी उसके पास आता है और एक साथ रहने की बात कहता है तो उसे अपार हर्ष होता है। वो फिर से एक छत के नीचे कुलवधू की भांति रहना चाहती है। उसके मन में पति के समीप की चाह इतनी प्रबल है कि जब वो उसका पति दूसरी स्त्री के पास जाता है और उसका अर्जित धन जुए और शराब में फूंकता है, तब भी वो ये सोचकर सुखी रहती है कि उसे पति का समीप तो प्राप्त है। इलाचंद जोशी का उपन्यास है प्रेत और छाया। प्रेत और छाया उपन्यास में देखें, इस उपन्यास में इलाचंद जोशी जी ने वेश्याओं के मन में गृहिणी बनने की प्रबल इच्छा को दिखाने का प्रयास किया है। जो वेश्या नंदिनी है, यहाँ पर भी नंदिनी का नाम आता है। तो इस उपन्यास में एक है मंजरी। मंजरी के चरित्र से यह सिद्ध करने की कोशिश की है इलाचंद जोशी जी ने कि मंजरी परिस्थितियों की विवशता के कारण होटल में ठहरने वाले यात्रियों को अपने रूप की झलक दिखाकर उनसे पैसा स्वीकार करने को बाध्य हुई थी। उसके मन में नारी सुलभ सभी गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। वो बीमार माँ की सेवा शुश्रूषा के लिए ही वेश्यावृत्ति जैसे घृणित काम स्वीकार करती है, परंतु पारसनाथ का स्नेह पाकर वह उस पर विश्वास करके उसके साथ चली जाती है और विवाहिता नारी की भांति गृहस्थी संभालती है। उसकी आंतरिक इच्छा है कि पारसनाथ उससे विवाह करके उसे सामाजिक रूप से ग्रहण करे। ऐसे पर्दे की रानी उपन्यास की बात करें तो इलाचंद जोशी जी ने इसमें निरंजना के माध्यम से वेश्यावृत्ति की समस्या के मनोवैज्ञानिक ढंग को दिखाया है। निरंजना स्वयं वेश्या नहीं है, लेकिन वेश्या पुत्री होने के कारण उसके चेतन अवचेतन मन के घात प्रतिघात उसके जीवन को निष्फल और दुखी बना देते हैं। वेश्यापुत्री होने के कारण उसे समाज में जो अपमान मिलता है, उसी के फलस्वरूप वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है और धीरे धीरे यह हीनता का भाव उसमें प्रतिहिंसा उत्पन्न कर देता है और वही प्रतिहिंसा शीला की हत्या और इंद्रमोहन की आत्महत्या का कारण बनता है। अगर उपन्यास आपने पढ़ा होगा पर्दे की रानी तो आपको जरूर पता होगा। इस उपन्यास में इलाचंद जोशी ने यह बताने की कोशिश की है कि जो हमारा समाज है वो वेश्या पुत्री को स्वीकार नहीं करता, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, जिसके फलस्वरूप जो वेश्या पुत्री है उसमें मनोस्वीकृति उत्पन्न हो जाती है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसके कारण इलाचंद जोशी ने समाज की व्यवस्था को दोष दिया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है शराबी। शराबी में बहुत ही साहसपूर्ण कदम उठाकर बेचन शर्मा उग्र जी ने वेश्या नारी विवाह को दर्शाया है। शराबी की जो नायिका है जवाहर, वो भले परिवार की बालिका होते हुए भी परिस्थितियों की विषमता के कारण वेश्या बनने को बाध्य हो जाती है। मानिक जवाहर से प्रेम करता है और अंत में उससे विवाह कर लेता है।
समाज में चर्चा होती है परंतु मानिक इसकी चिंता नहीं करता। इस प्रकार इस युग के उपन्यासकारों ने वेश्याओं के हृदय की वेदना को वाणी देते हुए समाज में वेश्याओं के प्रति देखने के जो दृष्टिकोण है उनको बदलने का प्रयास किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस युग की नारी अपने अस्तित्व, अधिकारों व स्वतंत्रता के लिए जागरूक दिखाई देती है। वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पुरानी रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परंपराओं को तोड़ने का साहस रखती है। इस प्रकार युगीन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में ऐसे नारी पात्रों का चित्रांकन करके नारी को परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त करके पुरुषों के सामने हर क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यासकार की क्या दृष्टि रही है, उनका क्या मानना रहा है, नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या रहा है, उसकी बात हम लोगों ने की। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। और कल आप लोगों को जो लेक्चर मिलेगा वह स्वतंत्रोत्तर उपन्यास और उपन्यासकारों की बात करेंगे और उसके बाद फिर स्त्री विमर्श की बात करेंगे। फिर रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। तो इस तरीके से कल आप लोगों का उपन्यास वाला भाग पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे नाटक की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिक किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। यदि आप हमारे 5 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें जुड़ना चाहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा आगे हम लोग नहीं बढ़े हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो क्या फ़ीस होगी, ये सारी जानकारी हमारा जो नंबर ऊपर लिखा है उस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी फ़ीस के बारे में, बैच के बारे में पूरी जानकारी सब कुछ ले सकते हैं। आप नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले या फिर लिख लीजिए। आप मैसेज करेंगे तो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, आप फ़ोन करेंगे तो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे लाइव कक्षा में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।